किया। तो चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स INDAS। तो अब आपको चैप्टर 3 के अंदर जो आपकी बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसके बेसिस पर अकाउंटिंग की जाती है, उन सब प्रिंसिपल्स को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को के रूप में जाना जाता है। यानी कि वो प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पर हम अकाउंटिंग कंप्लीट करते हैं, जिनके बेसिस पर हम अकाउंटिंग रखते हैं, जिनके बेसिस पर हम अकाउंटिंग बनाते हैं। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिक और फंडामेंटल्स प्रोपोजिशन accepted by accountants based on which transactions are recorded in the books of accounts and financial statements are prepared। यानी कि इन्हीं के बेसिस पर अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं और फाइनल स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो आपकी बुक के अंदर चैप्टर 3 को खोल लेंगे आप और मेरे साथ साथ समझेंगे। तो आपने अभी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप के बारे में अभी समझा कि ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके दायरे में रहकर अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद हम बात करें कि कुछ स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मेंशन है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना अब मैंडेटरी हो गया है, जिसके बारे में अभी आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। Accounting principles are the rules adopted by the accountant universally while recording accounting transactions. They are the norms or rules which are followed in accounting of various items like asset, liability, expenses, income, etc. Like inventory is valued at lower of its cost or its net realizable value। यानी कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो बना रखे हैं उसके अंदर उसको फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग करते हैं। जैसे चाहे किसी भी हमारे पास जितने भी आइटम्स अवेलेबल होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, असेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, रेवेन्यूज़ हैं, इन सब के बारे में आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। एक एग्जांपल है, जैसे एक स्टॉक है, स्टॉक को हम कौन सी कॉस्ट पर, कौन सी वैल्यू पर अपनी बुक्स में दिखाएंगे। तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमको बताते हैं कि कॉस्ट को हमेशा उसकी वैल्यू या नेट रिलाइजेबल वैल्यू, या उसकी कॉस्ट या नेट रिलाइजेबल वैल्यू, उन दोनों में से जो भी कम होता है उस पे दिखाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे ये बताया गया। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। The principles are classified into two categories: accounting concept और accounting conventions। Accounting concepts are assumptions। तो बच्चों ये ध्यान से समझेंगे accounting concepts क्या होते हैं। Accounting concepts are the basic assumptions और fundamental propositions within accounting operates। They are generally accepted accounting rules based on which transactions are recorded एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये होते हैं और मतलब उन्हीं के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। और दूसरी हमारी कैटेगरी है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तब जब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम आगे चलते चले गए, तो जो फाइनली हमारे पास आउटकम्स आ रहे थे उन्हीं के बेसिस पर हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस को बनाया और जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसको रिफाइन करते चले गए। तो कुछ हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या अकाउंटिंग अजम्पशंस हम कहेंगे, तो उनकी कुछ फीचर्स होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, यानी कि वो ह्यूमन मेड होते हैं, अपने आप भगवान ने नहीं बनाए, बेसिकली लॉ के थ्रू, लॉ प्रैक्टिसेस के थ्रू इनको बनाए गए। और
प्रिंसिपल्स हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि वो रिजिड नहीं होते, उनको टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है उसमें, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो उसके अंदर चेंजेस अवेलेबिलिटी होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो जनरली एक्सेप्टेड का मतलब है मोर ओवर सभी लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, वाई इट इज़ नेसेसरी? इट इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ सभी लोग अगर अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे तो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। कोई किसी हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है, कोई किसी हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है, तो सब में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक जैसा अकाउंटिंग दिखने के लिए उनके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है। इसलिए उसकी यूजफुलनेस है कि सभी अकाउंट्स को एक जनरल तरीके से रखा जाए जिससे उसको यूज करने वाले उसको समझ सकें। कुछ फर्दर अकाउंटिंग अजम्पशन या कंसेप्ट हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग अजम्पशंस या कंसेप्ट जो हैं वो हमारे पास 3 हैं: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स और एक्रूअल अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन, गोइंग कंसर्न और एक्रूअल, 3 तरह के अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं। मैं ब्रॉडली इनको बता देता हूं क्या होता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब है कि जो आप अकाउंटिंग रखेंगे उसको इस ध्यान में रखकर करना होता है कि आपका जो बिजनेस है वो एक लॉन्ग रन में चलेगा, शॉर्ट रन में बंद नहीं होगा। आपको एक लॉन्ग रन के बिजनेस के हिसाब से उसको समझना होता है, उसके बेसिस पर ही हम अकाउंटिंग करते हैं। लाइक अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कोई मशीन खरीदते हैं तो उस मशीन का सारा एक्सपेंसेस, सारा खर्चा एक ही ईयर में नहीं डालते, उसका कुछ पार्ट डेप्रिसिएशन के रूप में आप उस साल में डाल देते हैं और बाकी का हिस्सा आप उसको बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, जिससे कुछ आने वाले सालों में उसका थोड़ा हिस्सा आप राइट ऑफ करते रहते हैं, यानी कि उसको खर्चे के रूप में डालते रहते हैं। और ये तभी संभव है जब हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो करते हैं। इसको पढ़ के बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज एज्यूम दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। हम ये हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करते कि हमें उसको जल्दी से बंद करना है या अपना ऑपरेशन को काफ़ी मात्रा में कम कर देना है। सिग्निफिकेंटली स्केल डाउन का मतलब होता है कि उसको बहुत बड़ी मात्रा में उसकी ऑपरेशंस को कम करना। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको ये स्पेसिफिकली समझना है कि हम इसको पढ़ने का, इसको इस्तेमाल करने का क्या बेसिक पर्पज़ है। इसका बेसिक पर्पज़ यही है, इट इज़ अ डिफरेंशिएशन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट a distinction is made between capital expenditure that will give benefit for long period and revenue expenditure, one whose benefit will consumed or exhausted within accounting period. On the basis of concept, fixed assets are recorded at their original cost and they are depreciated in a systematic manner over their expected useful life. तो ये इसी अजम्पशन की वजह से, इसी अजम्पशन के कारण ही हम फिक्स एसेट्स को अपनी बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते रहते हैं और उसका डेप्रिसिएशन के रूप में कुछ अमाउंट हर साल थोड़ा ख़त्म कर देते हैं। तो ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपके लिए डिफरेंशिएशन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कोई भी फिक्स एसेट्स यानी कि मशीन का पूरा खर्चा एक ही साल में एक्सपेंस के तौर पे नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि उसको ओवर द पीरियड थोड़ा करके दिखाया जाएगा बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। दूसरा है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन का बेसिक मतलब होता है कि आप अपने पास जितने भी रेगुलेशंस, लॉ, रूल्स जितने भी फॉलो कर रहे हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को लगातार आने वाले सालों में भी उसी तरह से फॉलो करते जाएं। तो इसका मतलब होता है हम अपने
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मेंटेन करने के लिए एक कंसिस्टेंसी अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी अजम्पशन। यानी कि साल दर साल हम वही सब करते हैं जो पिछले सालों में हमने किया है, उसी बेसिस पर हम अकाउंटिंग रखते हैं, क्योंकि उसको अगर हम अलग अलग तरीक़ों से रखेंगे तो उसको कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक जैसे तरीके से रखने से एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है और उसको कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो बेसिकली इसका ये ही रोल है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आपने एक बार सेलेक्ट कर ली, उसको साल दर साल उसी तरह से अडॉप्ट किए जाते हैं। द कंसेप्ट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मेक इट कंपेरेबल विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। इसी वजह से हम उनको, उन अकाउंट्स को जो हमने मेंटेन किए हुए हैं, उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकेंगे। Consistency eliminates personal bias and helps in showing results that are comparable. Concept is particularly important when alternative accounting practices are equally accepted. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज नहीं कर सकते। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो एक नोट्स टू अकाउंट्स यानी कि एक फुट नोट के अंदर उसको मेंशन कर दिया जाता है और उसको हम चेंज कर सकते हैं, मगर कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको चेंज ना किया जाए, जिससे प्रीवियसली जो मेंटेन अकाउंट्स हैं उनको करंट अकाउंट से कंपेयर किया जा सके। द कंसेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर इक्वली एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जब आप डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन के दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वाली मेथड। तो उसको इक्वली एक्सेप्टेंस मिलती है, यानी कि आप जिस मर्जी मेथड से उससे मेंटेन कर सकते हैं। मगर अगर कुछ सालों के लिए आपने स्ट्रेट लाइन मेथड अपना लिया और उसके बाद रिटर्न डाउन वाली मेथड अपनाया तो आपको कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर हमने जो मेथड अपना रखा है, जो प्रैक्टिस हमारी चल रही है, उसी मेथड को हम आगे बढ़ाते चले जाएं और इसी तरह से प्रेजेंटेशन आने से हमारे पास उसको कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा कंसेप्ट है हमारा एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन का बेसिक मतलब होता है कि जैसे ही ट्रांजेक्शन, हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, उसकी सेटलमेंट हो ना हो मगर उसकी रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। यानी कि हमने अगर माल खरीदा है तो उसके पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, हमने माल पर सेल किया है, उसके पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, हमने किसी को सैलरी पर रखा है, उसकी सैलरी दी है या नहीं दी है, मगर उनको रिकॉर्ड उसी समय कर लिया जाता है जब ट्रांजेक्शंस की जाती हैं, जब ट्रांजेक्शन होती है, चाहे उसकी सेटलमेंट हो या ना हो, बिकॉज ऑफ एक्रूअल अजम्पशन। इसको भी पढ़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल अजम्पशन, अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड in the books of accounts at the time when it is entered into and not when the settlement takes place। जैसे ही हम उस ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर करते हैं तभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ना कि तब जब उसकी सेटलमेंट होती है। Thus, revenue is recognized when it is realized। मगर रेवेन्यू तभी माना जाएगा जब उसको रियलाइज किया जाएगा। When sale is complete or services are rendered, it is immaterial whether cash is received or not। जैसे ही रेवेन्यू जनरेट हुई तभी उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे उससे रिलेटेड पैसा आया है या नहीं आया है, जो सर्विस हमने दी है उससे रिलेटेड पैसा आया है या नहीं आया है, जो सर्विस हमने रिसीव की है उससे रिलेटेड पैसा दिया है या नहीं दिया है, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मगर जैसे ही हम सर्विस में एंट्री हुए, जैसे ही हम ट्रांजेक्शन में एंट्री हुए, तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द रेवेन्यू रिलेटेड to it to recognize whether paid in or not। जिस साल से रिलेटेड हमको रेवेन्यू जनरेट होता है उसी साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हम उसी समय रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे उससे रिलेटेड पैसा आया है या नहीं आया है। तो इसका मतलब एक्रूअल अजम्पशन हमको ये बताता है कि जैसे ही हम किसी ट्रांजेक्शन के अंदर एंट्री करते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी पैसा, उससे रिलेटेड कोई भी सेटलमेंट आया है या नहीं आया है, दिया है या नहीं दिया है, तो भी
सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन में एंट्री करते ही हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। द कंसेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइज असेट्स, लायबिलिटी, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू इट आर एंटर्ड इनटू। अंडर दिस कंसेप्ट profit is regarded as earned at the time of goods and services are sold or rendered to a customer. The legal title is passed to the customer who in turn has an obligation to pay for them. यानी कि हम उसी समय लीगली ये मान लेते हैं कि जिसको हमने सर्विसेज या गुड्स बेचे हैं उसी समय वो हमारा कस्टमर जो था वो हमारा डेटर बन चुका है, उससे अब उसकी एक ऑब्लिगेशन है हमको पे करने की। तो इसलिए हम उस ट्रांजेक्शन को उसी समय रिकॉर्ड कर लेते हैं और उससे पैसा आना दिखा देते हैं। ऐसे ही जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी हम उसी समय रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे उसकी अमाउंट दी हो या नहीं दी हो, मगर उसकी सर्विसेज या गुड्स हमारे पास पहुंच चुके हैं और एक हमारी ऑब्लिगेशन टू पे बन चुकी है, इसलिए उसको उस समय रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारी ट्रांजेक्शंस, जो सारे प्रॉफिट या लॉस होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। ये दो एग्जाम्पल हैं, इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे जिससे आप इसको आराम से समझ पाएंगे। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल हैं दोनों। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। मैसर्स RSM एंड कंपनी परचेज कंप्यूटर ऑन 1 जनवरी 2019 अमाउंटिंग टू ₹5 lakh to be paid on 15th April 2019. Since the assets has been acquired by the enterprises and has in the process incurred a liability to the extent of that amount on 1 January 2019. यानी कि हमने 5 लाख रुपए का कोई भी आइटम, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कंप्यूटर परचेज किए थे RSM एंड कंपनी ने, मगर उसकी जो पेमेंट थी वो 15 अप्रैल को की थी। तो आप क्या इसको 15 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे या 1 जनवरी को रिकॉर्ड करेंगे? तो हमारे पास एक्चुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें ये करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्डिंग 1 जनवरी के अंदर ही हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जिस समय परचेज की थी उसकी सेटलमेंट चाहे हमने अप्रैल में की थी, तो हम जिस ट्रांजेक्शन्स के जिस समय उस ट्रांजेक्शन में एंटर हुए थे, जो डेट थी 1 जनवरी 2019, तभी हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया था और हम उसके लिए लाइबल हो चुके थे उसके पैसे देने के लिए। ऐसे ही हम दूसरा ट्रांजेक्शंस के अगेंस्ट में पढ़ लेते हैं। इफ मैसर्स RSM एंड कंपनी मेक्स अ सेल्स ऑफ गुड्स टू मैसर्स VS एंड कंपनी, अगर यहां पर ऊपर वाले एग्जांपल में हमने RSM कंपनी को परचेज करते हुए दिखाया था और यहां पर RSM एंड कंपनी गुड्स को सेल कर रही है मैसर्स VS एंड कंपनी को, जो सेल किया उसने 27 फरवरी 2019 में for ₹15,000 ऑन क्रेडिट फॉर 2 months। 2 महीने की उधारी पर उसको 27 फरवरी को बेचा गया। द सेल मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन 27 फरवरी बिकॉज ऑफ एक्रूअल अजम्पशन। हमको सेल 27 फरवरी को ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, चाहे उसका पैसा अगले 2 महीने या 4 महीने में भी आया हो। द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बिकॉज द रेवेन्यू हैज बीन अर्नड, क्योंकि हमें पता है कि हमारा रेवेन्यू अर्नड हो चुका है, चाहे रिसीव नहीं हुआ। अर्न होने का मतलब है कि हमने कमाई कर तो ली है मगर रिसीव नहीं हुई। इट इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ऑल्दो द अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, मैसर्स VS एंड कंपनी शुड ऑल्सो रिकॉर्ड द परचेज इन इट्स बुक ऑफ द अकाउंट ऑन 27 फरवरी 2019। ऐसे ही सामने वाली जो पार्टी है मैसर्स VS एंड कंपनी, उस परचेज को उसी दिन रिकॉर्ड करेगी, चाहे उससे रिलेटेड पैसा उसने चाहे दिया है या नहीं दिया है। तो ये दोनों एग्जाम्पल एक्रूअल अजम्पशन को समझने के लिए अपने आप में सफिशिएंट है। तो आपको अब हमारे पास जो अकाउंटिंग कंसेप्ट थे, जो हमारे पास 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन हमको ये बताता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए होता है और उसी बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा हमारा अजम्पशन था कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमको ये बताता है कि बिजनेस के अंदर जो प्रैक्टिसेस, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम अडॉप्ट करते हैं उसको लंबे समय के लिए वैसे ही ईयर टू ईयर, ईयर आफ्टर ईयर उसी को फॉलो करते जाएं, जिससे उनके अंदर कंपैरिजन करना, अकाउंटिंग के अंदर कंपैरिजन करना ईयर टू ईयर काफ़ी आसान हो जाता है। और एक्रूअल अजम्पशन हमको ये बताता है कि जैसे ही हम ट्रांजेक्शंस के अंदर एंटर करते हैं उसी समय उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, चाहे उससे रिलेटेड सेटलमेंट की गई हो या नहीं की गई हो। तो ये तीनों अजम्पशन आप अभी कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे बताया जाएगा। थैंक यू।